हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट पेपर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है अनसीन पैसेज का और इसके करेक्ट आंसर्स हमने लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो ग्लोबल टाइगर फोरम है ये किसके बारे में है, ये किस इसमें कौन कौन से आते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम में। तो वो कंट्रीज़ आती हैं जिनमें टाइगर्स हैं, तो ऑप्शन है डी। और सेकंड क्वेश्चन है कि टाइगर की पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा इंक्रीज बढ़ोतरी कौन से साल में हुई। तो उसका आंसर है 2014 से 18 में। थर्ड क्वेश्चन है कि ये जो ईयर है 2022 ये किसके लिए टारगेट की डेट के लिए क्या मार्क करता है। तो ये मार्क करता है कि इस ईयर में जो है वर्ल्ड में टाइगर की पॉपुलेशन जस्ट डबल हो गई थी, डबलिंग। और फोर्थ क्वेश्चन है 2018 का जो सेंसस है बिग केट यानी टाइगर के बारे में वो ज़्यादा विश्वसनीय क्यों है। तो वो इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि इसमें जो टाइगर्स दिख रहे हैं वो फोटोग्राफ के जरिए उनकी पहचान हुई है। क्योंकि आपको पता है कि टाइगर की संख्या जब गिनी जाती है तो उनके पंजे के निशान से पहचाना जाता है मोस्टली, लेकिन उसमें हो सकता है कि वो रिलायबल विश्वसनीय ना हो, लेकिन जब फोटो अलग अलग के लिए गए हैं तो ये ज़्यादा विश्वसनीय है। फिफ्थ क्वेश्चन है जो सर्वाइवल है टाइगर का वो वाइटल क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है टाइगर का सर्वाइवल क्योंकि ये फूड चेन का जो है सेंटर है, पूरे इकोसिस्टम का और फूड चेन का सेंटर है। सिक्स क्वेश्चन है रिसर्चर्स रिफर टू प्लेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट बाय स्टेट बट बाय द टर्म। कौन सी टर्म यूज़ करते हैं रिसर्चर, वो यूज़ करते हैं लैंडस्केप, वो स्टेट का नाम मेंशन नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइगर पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में कितना है। तो वो है 526। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो वो बाकी हमको सब ट्रू लग रहे हैं, सिर्फ ये वाला जो सेंटेंस है बी वाला कि डाटा कलेक्शन के और भी रिलायबल वेज हैं, तो ये गलत है सेंटेंस। और अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इन वायलेट स्पेसिस फॉर टाइगर। तो टाइगर के लिए ये जो इनवायलेट स्पेस की व्यवस्था की गई है उसका क्या प्रभाव हुआ। तो उसका प्रभाव ये है कि जो टाइगर नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए क्योंकि उनका जो ब्रीडिंग प्लेस है जहाँ पर वो बच्चे जन्म देते हैं वो सुरक्षित हो गया। और लास्ट वाला है कि कंडक्टिव का मीनिंग क्या है। तो कंडक्टिव का मीनिंग है हेल्पफुल। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है नोट मेकिंग का। तो इसमें मेन जो बताया गया है कि जो एजुकेशन है उसका मेन एम क्या है, किस काम में एजुकेशन आती है। तो इसका टाइटल भी हमको फर्स्ट लाइन में ही मिल जाता है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन। और फंक्शन ऑफ एजुकेशन को आप इस तरीके से नोट्स बना के लिख सकते हैं कि क्या काम है फंक्शन ऑफ एजुकेशन का, कि लोगों को तैयार करना कि लाइफ की प्रोसेस क्या है, वो ये समझ सके कि फ्रीडम की क्या ज़रूरत है और उनकी इंटेलिजेंस को कल्टीवेट करना। और एजुकेशन का उद्देश्य क्या नहीं है ये भी हम लिख सकते हैं कि एग्ज़ाम पास करना उद्देश्य नहीं है, या फिर जॉब पास करना, कोई जॉब मिल जाना या हमारी कोई आजीविका कमाना, ये भी उद्देश्य नहीं है। और जो इंटेलिजेंस है वो किस चीज़ को माना जाता है कि इंटेलिजेंस क्या होता है, ये कैपेसिटी होती है कि जिससे हम फ्रीली सोच सकें, ना हमें डर हो और ना ही कोई इसका फार्मूला हो। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें ये दिया गया है कि आपको स्कूल प्लेग्राउंड में एक बैग मिला है और आपको एक नोटिस लिखना है स्कूल के नोटिस बोर्ड पे, और बैग के बारे में भी बताना है और इसमें नाम दिया गया है ऐश्वर्या पटेल। तो कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी चाहा था कि नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं कि सबसे पहले हम स्कूल का नाम लिखेंगे और फिर नोटिस को नोटिस भी लिखना ज़रूरी है। नोटिस किस बारे में है ये टॉपिक भी हम लिख देंगे, ये लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत हम लिख सकते हैं। इधर हम डेट डालेंगे और इधर आप लिखेंगे कि क्या हुआ है। तो आप लिखेंगे कि एक ब्लैक कलर का स्कूल बैग मिला है जिस पे येलो कलर की स्ट्रिप लिखी हुई है और स्कूल के प्लेग्राउंड में मिला है, क्योंकि इसमें ही दिया गया था कि प्ले स्कूल में ही मिला है। और हम सूचित भी करेंगे कि जिसका ये बैग
खोया है वो आके ले सकता है और स्कूल के ऑफिस में स्कूल टाइम में ही ले सकता है। और किसने लिखा है? तो ऐश्वर्या पटेल नाम लिख दीजिएगा और इसको इस तरीके से हम बॉक्स में भी कर देंगे। अगला है कि आप सेक्रेटरी हैं कौन सी सोसाइटी की जो क्रूएलिटी ऑफ एनिमल्स को रोकती है, उस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। तो एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाइए और ताकि लोग एनिमल्स के प्रति दयालु रहें। तो पहले तो यही लिखेंगे हम, डोंट बी क्रूएल टू एनिमल्स, और कुछ एक स्लोगन्स भी लिख देंगे कि सेव एनिमल्स, सेव अर्थ, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, और वी नीड देम मोर देन दे नीड अस। हमको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है बजाय कि उनको हमारी कितनी ज़रूरत है। तो ये वाली चीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो कोई डॉगी, कोई एलिफेंट या कुछ इस तरीके के एनिमल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कलेक्टर को लेटर लिखना है मेल फंक्शनिंग के बारे में। तो आप बड़ा भी लिख सकते हैं, यहाँ मैंने छोटा सा ही लिया है। तो आप एड्रेस के साथ में लिख देंगे कि जो आप ये ध्यान रखिएगा कुछ बच्चे यहाँ पर एड्रेस अलग लिख देते हैं और कलेक्टर के साथ में डिस्ट्रिक्ट अलग लिख देते हैं। तो आपको सेम लिखना है और जो सब्जेक्ट दिया है वो लिख देंगे। इसके साथ में हम लिखेंगे कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ मेल फंक्शनिंग के बारे में, और क्या क्या चीज़ें हैं कि साफ़ पानी के नल भी कम लगे हुए हैं, टॉयलेट्स भी गंदे रहते हैं कई बार, इससे पेशेंट्स परेशान होते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस पे ध्यान दें और जो उचित कदम है वो उठाएं ताकि ये हॉस्पिटल की व्यवस्था सही हो सके। और थैंक्स करके जो आपका नाम दिया गया है, अगर दिया है तो लिखिए, नहीं तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। अगला है एक लेटर है कि आप मोहन वर्मा हैं और आपको का जो एड्रेस दिया गया है कि शारदा कॉलोनी जबलपुर, तो आपको अपना एड्रेस लिख देंगे और आपको अपने फादर को हॉस्टल लाइफ के बारे में बताना है क्योंकि आपने अभी हॉस्टल ज्वाइन किया है। तो आप लिख सकते हैं कि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरी हॉस्टल लाइफ अच्छी है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, जो यहाँ हॉस्टल में रहते हैं बच्चे वो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे मदद भी करते हैं, मैंने भी अपनी अच्छी पढ़ाई शुरू कर दी है और उनमें से कुछ जो बच्चे हैं वो मेरे दोस्त बन गए हैं। मुझे घर की बहुत याद आती है लेकिन मैं यहाँ पर एडजस्ट हो गया हूँ। और मेरा रिगार्ड्स मदर को भेजना, अगर छोटा भाई को भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। और लविंग सन मोहन वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनएसएस कैंप का। इसमें भी आप लिख देंगे कि एनएसएस कैंप जो है ये गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका जो उद्देश्य है वो ये कि नॉट मी बट यू। और फिर आप पूरा डिस्क्राइब कर देंगे कि एनएसएस कैंप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल का रामपुर विलेज में हुआ 25 से 31 दिसंबर तक। और उसमें क्योंकि यहाँ पर जो कीवर्ड्स दिए हुए हैं आपको इनको लेना ज़रूरी है, तो आप उसके आधार पर लिख देंगे कि जो स्टूडेंट्स वॉलेंटियर्स थे तो करीब 100 लोग थे और 4 ग्रुप में डिवाइड थे और उनका काम था ट्री प्लांटेशन का, नालियों को साफ़ करना, और करीब 500 पौधे लगाए गए और विलेजर्स को जो है फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन या पॉल्यूशन के बारे में उनको इनलाइटमेंट किया गया और मतलब उनको जागरूक किया गया। गांव वालों ने बहुत इंटरेस्ट लिया ग्राउंड को क्लीन करने में और सबसे बड़ी जो उपलब्धि रही कि ये हम जो प्रौढ़ शिक्षा अभियान है उसमें सफल रहे और सभी ने इस कैंप को एंजॉय किया। एक और ये दिया हुआ है कि आपको शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। तो गेम्स के बारे में हम बता सकते हैं कि गेम्स बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए और ये हमें हेल्दी बनाते हैं, फिट बनाते हैं। और अगर हम डेली रूटीन में अगर बोर हो जाते हैं तो गेम्स हमारी जो मोनोटोनस लाइफ हो जाती है, जो नीरस हो जाती है, उसको रिमूव कर देते हैं और हमको फ्रेश और हैप्पी कर देते हैं। इस टेक्नोलॉजी के युग में जहाँ पर बच्चे आजकल स्क्रीन से चिपके रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि वो टीवी, लैपटॉप, मोबाइल को छोड़ें और बाहर खेलने जाएं। आउटडोर गेम्स जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये इनके खेलने से भी बहुत फ़ायदे हैं। इससे हेल्दी बॉडी बनती है और इससे हम एनर्जेटिक रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गेम्स से हमें अच्छी आदतों का भी विकास होता है। ये हमें डिसिप्लिन सिखाती हैं, भाईचारा और समानता की भावना सिखाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये यहाँ पर दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें क्या आएगा। तो देखिए ये इसमें पास्ट की किसी आदत की बात हो रही है।
इसलिए चूँकि ये वॉज लिखा हुआ इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कुड, कि मैं क्योंकि ये हमारी पास्ट की क्षमता है कि मैं अच्छा गा पाता था। कब? जब मैं यंगर था। तुलना की जहाँ बात आ रही है तो ये आ जाएगा कि ही इज़ जूनियर टू यू। और थर्ड है ये कई लोगों को कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे ये हार्डली वर्ड है। यहाँ पर कहीं पर भी आपको नॉट या क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा तो आप सोचते हैं कि यहाँ एनी क्यों लगाया। तो देखिए ये जो हार्डली है, ये जो वर्ड है ये नेगेटिव को बताता है। हार्डली मतलब मुश्किल से, उनको मुश्किल से इंग्लिश का नॉलेज था। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे कि आई हैवंट एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का वर्ड है। और वेयर इज़, ये वाला भी कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है बुक, तो नेचुरली कुछ लोग अ लिखेंगे, लेकिन चूंकि ये बुक की विशेषता बताइए कि वो बुक जो तुमको कल दी थी, इसलिए यहाँ पर द आएगा। और सिक्स्थ में आएगा दो। दो का मतलब है यद्यपि, कि उसने, क्योंकि परिणाम कार्य के विपरीत है। यद्यपि उसने मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया, इसलिए यहाँ आएगा दो। नेक्स्ट हम देखते हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में आपको विकास का यूज़ करना है, तो इसमें हम रिजल्ट जो है वो पहले लिखते हैं और उसका कारण क्या है वो पीछे लिखते हैं। इसलिए यहाँ आ जाएगा कि वो फेल हो गया क्योंकि वो उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की। ये थोड़ा सा कॉमा गलती से लग गया है, आप इसको कॉमा नहीं लगाना है। अगला है नेगेटिव करना है, डॉग बिट माय फ्रेंड। तो ये हमको ये बिट बाइट का जो है सेकंड फॉर्म दिख रहा है, तो इसलिए हम इसको लिख देंगे अ डॉग डिडंट बाइट माय फ्रेंड। एज सून एज की जगह जब हम नो सूनर देन का प्रयोग करते हैं तो जहाँ पर एज सून एज दिया होता है उसी जगह पर नो सूनर आ जाता है, और ये जहाँ कामा दिया होता है उस कामा की जगह पर हम देन लिख देते हैं और दोनों सेंटेंस को जोड़ देते हैं। अगला है अनलेस का यूज़ करना है इफ़ की जगह, तो हमेशा इफ़ को हटाते हैं और अनलेस लगाते हैं। साथ ही साथ अब चूँकि इफ़ के साथ में हमको डू डजंट भी मिल जाता तो हम उसको भी हटा देते। चूँकि यहाँ पर हमको डू डजंट कुछ भी नहीं मिला है तो हम क्या करते हैं कि वाक्य के अगले हिस्से में जाते हैं। अगर वहाँ नॉट होता है तो हटा देते हैं और नहीं होता है तो लगा देते हैं। तो चूँकि यहाँ अगले सेंटेंस में नॉट दिया है तो हम इसमें हटा देंगे। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है नाउन क्लॉज में, तो सिर्फ दैट लगा के इनको दोनों को जोड़ देंगे। दे वर टू स्लो, ये टू का यूज़ हमने पहले भी बताया है कि टू का उपयोग अगर सो दैट करना है तो इस TOO की जगह पर सिर्फ सो लगेगा और इस वाले टू की जगह पर चार चीज़ें लगेंगी, दैट, फिर प्रोनाउन, और फिर कैन या कुड, और फिर नॉट। अब कैन या कुड की में क्या आएगा, चूँकि यहाँ पर वर दिया था इसलिए यहाँ पर कुड आ गया, और अधिकांश सेंटेंस में हम इसीलिए कैन लिखते हैं कि वो प्रेजेंट के दिए होते हैं। तो इस टू की जगह पर चार चीज़ें आ गई, दे कुडंट, ये इस तरीके से दैट और दे कुडंट, ये चीज़ें आ गई, बाकी सारा वैसा ही रहा। ठीक है। ये अगला है क्वेश्चन, ये एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं। वेयर हैड ऑल द बैड न्यूज़, सारी बैड न्यूज़ कहाँ पर आती थी, जो ऑथर बता रहे हैं कि वो कहाँ पर आती थी, बुलेटिन बोर्ड पर। और ब्लैक स्मिथ ने फ्रेंड से क्या कहा, उसने कहा कि ज़्यादा फास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर हैमल का जो लिटिल गार्डन है वो किसको कहा गया, उनका लिटिल गार्डन का मतलब था उनका स्कूल। अप्रेंटिस का मतलब है एमेचर, और जो मोटिव था ब्लैक स्मिथ वाचर का वो था रिडिकुलस फ्रेंड्स। अगला है 9वां क्वेश्चन, ये जो एक्सट्रैक्ट है वो किससे लिया गया है, टाइगर वाले से हम समझ जाते हैं कि यान जेनिफर्स टाइगर से लिया गया है। और हु विल गो ऑन प्रांसिंग, तो टाइगर। टेरिफाइड का मतलब है फ्राइटन, मतलब भयभीत करने वाला। इंजर्ड मैन कौन सा था, कौन घायल था, तो वो अमेरिकन था। और वो कैसे घायल हुआ था, वो गन से घायल हुआ था। सदाव कौन था, वो एक डॉक्टर था, इवन अ सर्जन था वो। और इंजर्ड मैन का फेस क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि वो टॉर्चर हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि वो एक्चुअल में
वो वार से रिलेटेड था। तो अगला है वाई द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन इज कॉल्ड अ थंडर क्लैप बाय फ्रांस। फ्रांस ने उसको बर्लिन के ऑर्डर को थंडर क्लैप या आश्चर्यचकित करने वाला क्यों कहा? क्योंकि ये उसके लिए बड़ा शॉकिंग था ये जानना कि उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है और साथ ही साथ मिस्टर हेमल का भी लास्ट लेसन है। साहेब अनहैप्पी क्यों था टी स्टॉल में काम करके? साहेब हैप्पी इसलिए नहीं था क्योंकि वो अब अपना मास्टर नहीं था। जब तक वो इसमें टी स्टॉल में काम नहीं कर रहा था तो वो अपनी मर्जी से रहता था, लेकिन इसमें काम करने पर उसे उनके निर्देश से चलना पड़ता था। अब अगला है डुगलस ने क्या निश्चय किया फियर ऑफ वाटर से, जो उसका वाटर से डर था उससे निकलने के लिए डुगलस ने क्यों निश्चय करा? तो डुगलस ने जब ये देखा कि इसका जो पानी का डर है उसके कारण उसका जो फिशिंग, बोटिंग, स्विमिंग वो कुछ भी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाया, तो उसने ये सोचा कि अब उसे इस डर से निकलना होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि जो क्रॉफ्टर है वो इतना बातूनी क्यों था और पैडलर के साथ इतना फ्रेंडली क्यों था? तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्रॉफ्टर था ये अकेला था, ना उसकी पत्नी थी, ना बच्चे थे, ना कोई कंपनी, ना दोस्त। इसलिए वो बहुत खुश हुआ कि कोई तो उससे बात करने के लिए मिला जो उसकी बोरियत को दूर करेगा, इसलिए वो इतना बातूनी और फ्रेंडली था। अगला क्वेश्चन है पैनकेक्स को जेमिनी स्टूडियो से क्या रिलेशन है? तो ये जो पैनकेक है ये एक ब्रांड नेम है और वो है किस सामान का? मेकअप का। मेकअप का जो सामान है वो पैनकेक कंपनी का ही आता था जेमिनी स्टूडियो में और काफ़ी भारी मात्रा में आया। ये इसी के सारे कंपनी के सामान आते थे, इसलिए पैनकेक का रिलेशन जेमिनी स्टूडियो से है। सिक्स्थ क्वेश्चन है किपलिंग इंटरव्यू को क्यों नापसंद करते थे? तो जो रुडयार्ड किपलिंग है वो इंटरव्यू को नापसंद इसलिए करते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि ये बहुत ही क्रिमिनल एक्टिविटी है कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत ज़िंदगी में झांकना, उसके बारे में पूरा पता करना है, तो ये इंटरव्यू इसलिए वो पसंद नहीं करते थे। और अगला क्वेश्चन है सेवन्थ की ये जो दो गर्ल थी सोफ़ी एंड जेंसी, ये इनकी क्या संभावना थी कि ये कहाँ काम करेंगी? तो इनकी संभावना यही थी कि ये बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगी स्कूल के बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी वहीं काम कर रही थी, तो निश्चित है कि वो स्कूल के बाद वहीं काम करेंगी। 11th क्वेश्चन है कि ये जो पोएम है माय मदर एट 66, इसमें जो मदर है उनकी तुलना लेट विंटर मून से क्यों की गई है? तो यहाँ पर उनकी तुलना लेट विंटर मून से इसलिए की गई है क्योंकि ये एजिंग और डिके को बता रहा है। जैसे कि चांद, लेट विंटर का जो चांद होता है वो पुराना हो जाता है, तो उसी तरीके से ये जो पोएट की मदर हैं वो भी बुज़ुर्ग हो गई हैं और मतलब वो एनर्जी भी उनकी कम हो गई है, इसलिए उनकी कंपैरिजन उनसे की गई है। सेकंड क्वेश्चन है पैबिलो नेरूडा के अनुसार कीपिंग क्वाइट से इन्वायरमेंट कैसे बचेगा? तो देखिए, चुप रहने से या शांत रहने से एनवायरनमेंट का क्या संबंध है? तो इससे क्या होगा कि शांति आएगी, भाईचारा आएगा लोगों के बीच में। इसलिए लोग जो युद्ध जैसी एनवायरनमेंट को हार्म करने वाली एक्टिविटीज़ हैं वो नहीं करेंगे, इससे एनवायरनमेंट बच जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्यूटीफुल थिंग कब तक आपको प्लेजर देती है इस जॉन किट्स के अनुसार? तो ये जो पोएट हैं जॉन किट्स, इनके अनुसार ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है ये हमेशा के लिए जॉय देती है और ये एक हमेशा के लिए खुशी और प्लेजर का सोर्स होती है। अगली क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन कि ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, इसमें पोएट ने कार को सेल्फिश क्यों कहा है? तो कार का मतलब एक्चुअल में कार नहीं, कार वाले। क्यों? क्योंकि ये जो पासिंग कार हैं, जो कार वहाँ पर उनको सेल्फिश इसलिए कहा गया है क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, वो रोड साइड स्टैंड लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन वो कार निकलती जा रही हैं लेकिन वो कुछ खरीद नहीं रही हैं, उनको सेल्फिश कार कहा है। 12th में पहला क्वेश्चन देखिए, ये चार्ली थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचे? तो जब लेट हो गए थे चार्ली एक बार ऑफिस से, तो वो ग्रैंड सेंट्रल गए ताकि वो होम जल्दी चले जाएं, लेकिन वो रास्ता भटक गए और रास्ता भटक के वो थर्ड लेवल पहुंच गए।
अगला क्वेश्चन है डॉक्टर सदाव को जापान में रखने का ही क्यों रखा गया और उन्हें ट्रुप्स के साथ में अब्रॉड क्यों नहीं भेजा गया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो डॉक्टर सदाव थे वो बहुत ही फेमस सर्जन थे, साइंटिस्ट थे, और जो ओल्ड जनरल हैं उनको पूरा उन पर विश्वास था। उनके एज ए सर्जन वो बहुत विश्वास करते थे, और चूंकि और जनरल को ऑपरेशन की आवश्यकता किसी भी समय पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने उनको ट्रुप के साथ में नहीं भेजा। अगला क्वेश्चन है डेयरी का फेस कैसे जला। तो डेयरी का फेस एसिड से एक तरफ से जल गया था। 13 क्वेश्चन है, ये जो लास्ट लेसन है इसका टाइटल को जस्टिफाई करना है। तो ये जो लेसन का टाइटल है ये बिल्कुल उचित है, क्योंकि ये मिस्टर हेमलेट का भी लास्ट लेसन था, साथ ही फ्रेंच का भी लास्ट लेसन था। अगला क्वेश्चन है पैडलर ने अपना वे जो था उसका वो क्यों चेंज किया। तो पहले पैडलर अलग तरह से रहता था, लेकिन वो किसकी वजह से चेंज हुआ, तो वो थी एडला। उसका जो काइंड और केयरिंग बिहेवियर था उससे उसमें परिवर्तन आया, क्योंकि उसने उसको बहुत ही प्यार और रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट किया, तो उसके अंदर बदलाव आया। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इंटीग्रेशन का कौन सा एग्जाम्पल ऑथर ने बताया है। जो लेसन है पोएट एंड पेनकेक्स से। तो इसमें ये बताया गया है कि कंट्री के अलग अलग पार्ट के लोग मेकअप डिपार्टमेंट में जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे, यही नेशनल इंटीग्रेशन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 सेंट्रल आइडिया लिखना है माय मदर एट 66 का। तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि ये जो एजिंग है ना, हर चीज़ एक समय आने पर जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो ये जो एजिंग है जो कि परिवर्तन का या प्रकृति का नियम है, ये इस बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया है कि ये जो यंग जनरेशन है ये बड़ी असहाय सी हो जाती है, इनको काम के सिलसिले में बाहर भी जाना होता है, लेकिन इनको अपने पेरेंट्स को देखकर कैसा फील होता है, तो वो इमोशंस को भी बताया गया है। अगला क्वेश्चन है आंट जेनिफर ने अपना बिटरनेस और एंगर को कैसे बताया। तो आंट जेनिफर को अपना एंगर और बिटरनेस बताना था। ये जो मेल डोमिनेशन है ना, जो पुरुष लोग होते हैं दबाने की कोशिश करते हैं महिलाओं को, तो उसके लिए उन्होंने प्राउड फियरलेस टाइगर को पैनल पर जो है बनाया, यानी वो एम्ब्रॉयडरी किया उन्होंने। और लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो चार्ली है उसका थर्ड लेवल पे एक्सपीरियंस बताओ। तो जब वो थर्ड लेवल पे पहुंचा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, तो उसने देखा कि वर्ल्ड और डेट क्या थी, जून 11 1894। तब उसको लगा कि वो 1894 में पहुंच गया है। तो जब वो थर्ड लेवल में जैसे ही पहुंचा तो शुरुआत में तो वो बहुत ही कंफ्यूज था। अगला है कि कैरेक्टर स्केच बताना है डॉक्टर सदाव का। क्या कैरेक्टर स्केच है कि वो फेमस सर्जन भी थे और साइंटिस्ट भी थे। वो बड़े सिंपैथेटिक थे और लॉयल भी थे अपने प्रोफेशन में, यहाँ तक कि विपरीत परिस्थितियों में भी। कैसे कि उन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर को भी बचाया। सदाव और उसकी वाइफ बहुत ही सिंपैथेटिक थे, लॉयल थे, पेट्रियोटिक थे और कंपैशनेट और ऑनेस्ट पीपल थे। तो ये डॉक्टर सदाव का पूरा कैरेक्टर स्केच है। तो इस तरह से आपका ये यहाँ पर सेट 4 कंप्लीट होता है, और इसमें से क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।